गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम की बात यूट्यूब चैनल पर। आज है 9 अक्टूबर 2020 और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 9 अक्टूबर 2020 से जुड़े करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न, साथ ही 9 अक्टूबर से जुड़े ऐतिहासिक महत्वपूर्ण तथ्य। साथ ही आज के वीडियो के अंत में आप सभी के लिए एक छोटा सा टेस्ट है जिसमें कुल 3 प्रश्न होंगे। आप सभी को इन तीनों प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में देने हैं। तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी इन तीनों प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कल के वीडियो का सवाल। कल के वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछा गया था कि हाल ही में दिनेश कुमार खारा को किस बैंक के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में दिनेश कुमार खारा को एसबीआई बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। आपको याद रखना है, इनसे पूर्व स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन थे रजनीश कुमार और अब इनकी जगह पर दिनेश कुमार खारा को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो आपको यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि रजनीश कुमार के स्थान पर दिनेश कुमार खारा को एसबीआई बैंक का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। साथ ही आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और इसमें आए सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको नोट करने हैं। आने वाले एग्जाम के लिए ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप इन सभी को नोट ज़रूर कर लीजिएगा। वही बात करें कल के टेस्ट की, तो कल के टेस्ट का पहला प्रश्न था तुगलकाबाद नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो तुगलकाबाद नगर की स्थापना हुई थी 1321 में, और 1321 में गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद नगर की स्थापना की थी। साथ ही आपको इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं कि गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, तुगलक वंश की स्थापना की थी और तुगलक वंश की स्थापना हुई थी 1320 में। इससे पूर्व खिलजी वंश था और खिलजी वंश के पश्चात 1320 में गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। और इसका वास्तविक नाम क्या था? तो इसका वास्तविक नाम था गाजी मलिक। आपको ये भी याद रखना है, ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि गाजी मलिक किसका वास्तविक नाम था। तो गयासुद्दीन तुगलक का। इसने 1320 में तुगलक वंश की स्थापना की और 1321 में तुगलकाबाद नगर की स्थापना की। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 था बसीन की संधि किस वर्ष हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, तो आपको याद रखना है। बसीन की संधि हुई थी 1802 में, और ये किसके मध्य हुई थी? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय, उस समय मराठा पेशवा था बाजीराव द्वितीय, इसके और अंग्रेजों के मध्य हुई थी बसीन की संधि। तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि 1802 में, एक सेकेंड, 1802 में युद्ध हुआ था पेशवा और ग्वालियर के थे सिंधिया और इंदौर के थे होलकर। ठीक है दोस्तों, तो ग्वालियर के सिंधिया और इंदौर के होलकर ने एक सम्मिलित सेना को पेशवा के खिलाफ भेजा था और इस युद्ध में पेशवा हार गया था। तो और पेशवा ने उस समय अंग्रेजों की शरण ली थी, जिसके कारण इसे बसीन की संधि करनी पड़ी थी 1802 में। तो आपको याद रखना है कि इस युद्ध के पश्चात, और ये युद्ध हुआ था पूना में, जिसमें पेशवा हार गया था और इसने अंग्रेजों की शरण ली थी। इसके पश्चात बसीन की संधि हुई 1802 में। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखने हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 था इल्बर्ट विधेयक किस वायसराय के समय में पारित हुआ था। तो इल्बर्ट विधेयक पारित हुआ था 1883 में, और 1883 में भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय था लॉर्ड रिपन। तो आपको याद रखना है, लॉर्ड रिपन के समय इल्बर्ट विधेयक पारित हुआ था 1883 में, लेकिन इसका ब्रिटेन की संसद में विरोध हुआ था। ठीक है दोस्तों, जिसके पश्चात इसे बंद कर दिया गया था, यानी इसे इल्बर्ट विधेयक को वापस ले लिया गया था। साथ ही आपको याद रखना है कि लॉर्ड रिपन के समयकाल में एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी, वो था 1881 में पहली जनगणना। ठीक है दोस्तों, पहली जनगणना, पहली नियमित जनगणना, आपको याद रखना है पहली नियमित जनगणना कब हुई थी? तो 1881 में, जिसके पश्चात प्रत्येक 10 वर्ष में नियमित जनगणना होती है। साथ ही आपको याद रखना है कि पहली प्रायोगिक जनगणना कब हुई? तो पहली प्रायोगिक जनगणना हुई थी 1872 में, और उस समय भारत का वाइसराय था लॉर्ड मेयो। ठीक है दोस्तों, और 1881 में हुई लॉर्ड रिपन के समय नियमित जनगणना। तो आपको ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। इन दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट पे क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो ये थे 8 अक्टूबर के टेस्ट के तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको याद रखने हैं। साथ ही इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको याद रखने हैं और आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। अब बात करें 9 अक्टूबर से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य की, तो 9 अक्टूबर से जुड़े 3 महत्वपूर्ण तथ्य हैं और ये तीनों आपको याद रखने हैं। पहला तो ये 9 अक्टूबर 1874 को सभी देशों के बीच पत्रों का आवागमन और जनरल पोस्टल यूनियन के गठन हेतु बर्न स्विट्जरलैंड में 22 देशों ने एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो आपको यहाँ पर अभी ये याद रखना है कि 22 देशों ने एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। ये कहाँ पर हुई थी? तो बर्न नामक शहर में, स्विट्जरलैंड में। और ये किस पर आधारित था? तो ये था पत्रों के आवागमन और जनरल पोस्टल यूनियन के गठन हेतु। इससे जुड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। 9 अक्टूबर से जुड़ा दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है
9 अक्टूबर 1949 को स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर सी राजगोपालाचारी ने आधिकारिक रूप से प्रादेशिक सेना का उद्घाटन किया था। यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि प्रादेशिक सेना का उद्घाटन कब किया गया था, तो 9 अक्टूबर 1949 को। और किसने किया था, तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर सी राजगोपालाचारी ने। आपको यहाँ पर यह भी याद रखना है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर कौन थे, तो वे थे सी राजगोपालाचारी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है और आपको याद रखना है। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 9 अक्टूबर 2006 को गूगल ने यूट्यूब के अधिग्रहण की घोषणा की थी, यानी यूट्यूब को खरीद लिया था गूगल ने। तो आपको ये भी याद रखना है कि यूट्यूब पर किसका अधिग्रहण है, तो गूगल का। ठीक है, तो आपको 9 अक्टूबर से जुड़े ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व डाक दिवस प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था कि 1874 में 9 अक्टूबर के दिन ही सभी देशों के बीच पत्रों का आवागमन और जनरल पोस्ट यूनियन के गठन हेतु बर्न स्विट्जरलैंड में 22 देशों ने एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जिस कारण 9 अक्टूबर को ही मनाया जाता है विश्व डाक दिवस। ठीक है दोस्तों, तो यह है इससे जुड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट और आपको याद रखना है। ठीक है, तो 9 अक्टूबर 1874 को हुआ था विश्व डाक दिवस, पहली बार मनाया गया था। ठीक है दोस्तों, जिसके पश्चात 9 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व डाक दिवस। साथ ही आपको याद रखना है कि भारतीय डाक सप्ताह कब मनाया जाता है, तो 9 से 14 अक्टूबर इसके मध्य भारतीय डाक सप्ताह मनाया जाता है। साथ ही आपको भारतीय डाक से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं और वो इंपॉर्टेंट फैक्ट इस प्रकार है। सबसे पहला तो ये कि भारत में एक विभाग के रूप में डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अक्टूबर 1854 को। ये पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको इन सबको नोट करना है। पहला तो ये कि भारत में डाक विभाग की स्थापना एक विभाग के रूप में हुई थी 1 अक्टूबर 1854 को, पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट हुआ। दूसरा ये, वर्ष 1766 में भारत में पहली बार डाक व्यवस्था का प्रारंभ हुआ और वॉरेन हेस्टिंग ने कोलकाता में प्रथम डाकघर वर्ष 1774 को स्थापित किया था। आपको यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। पहला तो ये कि कोलकाता में प्रथम डाकघर वर्ष 1774 में किसने स्थापित किया था, वॉरेन हेस्टिंग ने। और वॉरेन हेस्टिंग कौन था, तो ये भारत में कंपनी के अधीन पहला गवर्नर जनरल था। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन आ सकते हैं कि कोलकाता में प्रथम डाकघर किस वर्ष स्थापित हुआ, तो 1774 में। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भारत में पहली बार डाक व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ था, तो 1766 में। आपको ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट भी याद रखने हैं और आप इन्हें नोट जरूर कर लीजिएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भारत में सन 1852 में प्रथम बार चिट्ठी पर डाक टिकट लगाने की शुरुआत हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि प्रथम बार चिट्ठी पर डाक टिकट लगवाने की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो 1852 में। और वो पहला व्यक्ति कौन था जिसकी जो है डाक टिकट पर लगा था फोटो, तो आपको याद रखना है महारानी विक्टोरिया के चित्र वाली डाक टिकट 1 अक्टूबर सन 1854 को जारी की गई थी और ये पहली चित्र वाली डाक टिकट थी। आपको ये याद रखना है कि महारानी विक्टोरिया के चित्र वाला टिकट 1 अक्टूबर सन 1854 को जारी किया गया था। चौथा इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि भारत में अब तक का सबसे बड़ा डाक टिकट पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर 20 अगस्त सन 1991 को जारी किया गया था। इनकी मृत्यु के पश्चात, आप जानते हैं इनकी मृत्यु हुई थी 21 मई को। ठीक है दोस्तों, और 20 अगस्त सन 1991 को जारी किया गया था पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर डाक टिकट। तो आपको ये चारों इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं भारतीय डाक से जुड़े हुए, ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इन्हें नोट जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए डिप्टी गवर्नर कौन नियुक्त हुए हैं। तो हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए डिप्टी गवर्नर नियुक्त हुए हैं एम राजेश्वर राव। यह है एम राजेश्वर राव जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए डिप्टी गवर्नर होंगे। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम में ज़रूर देखा जाएगा। तो आप याद रखिएगा, एम राजेश्वर राव को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए डिप्टी गवर्नर के पद पर नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बबीता फोगाट ने किस राज्य के खेल विभाग में डिप्टी डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो बबीता फोगाट जो कि एक भारतीय कुश्ती प्लेयर है और हाल ही में ये हरियाणा के डिप्टी डायरेक्टर खेल विभाग में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर थी। हरियाणा के खेल विभाग के डिप्टी डायरेक्टर के पद पे थी बबीता फोगाट और हाल ही में इन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए और आपको याद रखना है कि हरियाणा राज्य के खेल विभाग में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर बबीता फोगाट थी और हाल ही में इन्होंने इस्तीफा दिया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के मध्य हुए साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में हुए सहयोग को मंजूरी दी है। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और जापान के मध्य हुए साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में हुए सहयोग को मंजूरी दी है।
तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है कि भारत और जापान के मध्य हुआ है साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग। ठीक है दोस्तों, और इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है 42वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में सरकार ने सभी राज्यों को लगभग कितने करोड़ रुपए का उपकर मुआवजा आवंटित किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए, और आपको याद रखना है कि हाल ही में 42वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई है जिसमें सरकार ने सभी राज्यों को लगभग 20,000 करोड़ रुपए का उपकर मुआवजा आवंटित किया है। तो आपको याद रखना है 20,000 करोड़ रुपए का उपकर मुआवजा, ठीक है दोस्तों, उपकर मुआवजा आवंटित किया है केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को 42वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में। तो आपको याद रखना है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है फोर्ब्स की ओर से जारी सबसे अमीर भारतीयों की सूची में कौन शीर्ष पर रहे हैं। तो फोर्ब्स की ओर से जारी सबसे अमीर भारतीयों की सूची में मुकेश अंबानी लगातार 13वें साल यानी कि 13 सालों से मुकेश अंबानी है, ये अमीर भारतीयों की सूची में शीर्ष पर रहे हैं। साथ ही आपको याद रखना है पहले स्थान पर है मुकेश अंबानी, दूसरे स्थान पर है गौतम अडानी, ये अडानी ग्रुप से जुड़े हुए। शिव नाडार है तीसरे स्थान पर, ये HCL टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं। चौथे पर है राधा किशन दमानी जो कि डी मार्ट से जुड़े हुए हैं। डी मार्ट का नाम आपने सुना होगा, डी मार्ट से जुड़े हैं राधा किशन दमानी। ठीक है दोस्तों, ये हैं चौथे नंबर पर। तो आपको याद रखना है पहले पर है मुकेश अंबानी, दूसरे पर है गौतम अडानी, तीसरे पर है शिव नाडार और चौथे पर है राधा किशन दमानी। तो आपको इन चारों के नाम भी याद रखने हैं। साथ ही आप याद रखिएगा मुकेश अंबानी फोर्ब्स की ओर से जारी सबसे अमीर भारतीयों की सूची में शीर्ष पर रहे हैं। वही बात करें 9 अक्टूबर से जुड़े अन्य इंपॉर्टेंट तथ्य की, तो अन्य इंपॉर्टेंट तथ्य में 3 महत्वपूर्ण तथ्य हैं और ये तीनों आपको याद रखने हैं। पहला तो ये कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड एवं स्विस कंपनी के आपसी सहयोग से देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। इसके बारे में मैंने आपको परसों ही बताया था कि भारत में सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहाँ पर बनाया जाना घोषित हुआ है तो ग्रेटर नोएडा में, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में बनेगा देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। और इसी के लिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड एवं स्विस कंपनी के आपसी सहयोग से इस एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने किस कंपनी के साथ सहयोग से देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट को बनाने का जो है घोषणा की है। तो आपको याद रखना है स्विस कंपनी के साथ। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है यूजीसी ने 24 विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया है। भारत का यूजीसी है और इसने 24 विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया है। तो आपको याद रखना है 24 विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया गया है यूजीसी के द्वारा। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि अमेरिका के मशहूर सिंगर जोनी नेश का, यह अमेरिका के मशहूर सिंगर थे जोनी नेश, और हाल ही में इनका 80 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। तो क्वेश्चन आ सकते हैं कि हाल ही में अमेरिका के मशहूर सिंगर या अमेरिका के जोनी नेश का 80 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो ये सिंगर थे। तो आपको 8 अक्टूबर से जुड़े ये अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी याद रखने हैं। वही अब बात करें नोबेल पुरस्कार की, तो नोबेल पुरस्कार से जुड़े आपको ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं, इससे पूर्व भौतिकी में और चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार दिए जा चुके हैं और अब साहित्य में और केमिस्ट्री यानी कि रसायन में नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं। तो आपको ये दोनों भी याद रखने हैं कि अमेरिकी कवि लुइस ग्लुक को वर्ष 2020 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये एकमात्र नाम है साहित्य के नोबेल पुरस्कार में। और आपको याद रखना है कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 किसे मिला है, तो अमेरिकी कवि लुइस ग्लुक को। आपको ये भी याद रखना है कि ये अमेरिकी कवि हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि 2020 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित लुइस ग्लुक किस देश की कवि हैं, तो अमेरिकी कवि है। ठीक है दोस्तों, उनका नाम भी आपको याद रखना है। साथ ही दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि केमिस्ट्री का नोबेल जीनोम एडिटिंग का तरीका विकसित करने के लिए इमैनुअल कारपेंटियर और जेनिफर ए डूडना को दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको ये दोनों नाम याद रखने हैं। जैसे कि भौतिकी में 3 व्यक्तियों को दिया गया था, ठीक है दोस्तों, चिकित्सा में 3 व्यक्तियों को दिया गया था, साहित्य में मिला है लुइस ग्लुक को, ये एकमात्र है जिन्हें साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला है। साथ ही आपको याद रखना है केमिस्ट्री में 2 व्यक्तियों को दिया गया है, एक है इमैनुअल कारपेंटियर, ये है फ्रांस से। आपको ये भी याद रखना है कि इमैनुअल कारपेंटियर है फ्रांस से, जेनिफर ए डूडना है अमेरिका से। आपको इनकी नेशनलिटी यानी कि राष्ट्रीयता भी याद रखनी है, इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको याद रखना है केमिस्ट्री में 2 लोगों को दिया गया, इमैनुअल कारपेंटियर फ्रांस से है और जेनिफर ए डूडना अमेरिका से है। और इन्हें किस लिए दिया गया है, तो जीनोम एडिटिंग का तरीका विकसित करने के लिए। आपको ये भी याद रखना है कि इन्हें नोबेल पुरस्कार क्यों मिला है, तो जीनोम एडिटिंग का तरीका विकसित करने के लिए मिला है इमैनुअल कारपेंटियर और जेनिफर ए डूडना को। तो आपको नोबेल पुरस्कार से जुड़े ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट भी याद रखने हैं। तो ये थे
9 अक्टूबर से जुड़े करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। चलते हैं आज के टेस्ट वीडियो पे। आज के हमारे टेस्ट का पहला प्रश्न है, शक संवत किसके द्वारा शुरू किया गया था? आप जानते हैं शक संवत है, ये दिनांक आधारित है। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कि इन चारों शासकों में से वह कौन था जिसने शक संवत की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, सोमनाथ के प्रसिद्ध शिव मंदिर पर किसके द्वारा आक्रमण किया गया था? जैसा कि आप जानते हैं कि सन 1025 में 1000 ईस्वी में सोमनाथ के प्रसिद्ध शिव मंदिर पर आक्रमण हुआ था। आपको बताना है इन चारों में से वो कौन था जिसने सोमनाथ के प्रसिद्ध शिव मंदिर पर आक्रमण किया था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है? बहुत ही ज़रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको बताना है कि मिनी संविधान के नाम से किस संविधान संशोधन को जाना जाता है। आपके पास है 4 ऑप्शन, तो इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये हैं आज के टेस्ट से जुड़े तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताने हैं। वही बात करें आज के सवाल की, तो आज के वीडियो का सवाल है, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान कहाँ शुरू किया गया है? ये क्वेश्चन कल के वीडियो से रिलेटेड है और इसके बारे में मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, तो इसका आंसर आपको बताना है कि युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान कहाँ शुरू किया गया है। तो ये थे 9 अक्टूबर से जुड़े करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, 9 अक्टूबर से जुड़े ऐतिहासिक महत्वपूर्ण तथ्य, आज का टेस्ट वीडियो और आज का सवाल। तो आज के टेस्ट के तीनों क्वेश्चन और आज के सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। साथ ही जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आए थे वो आपको नोट ज़रूर कर लेने हैं, ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जाम के लिए, तो आप इन्हें नोट ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही वे सभी जो चैनल पर नए हैं उन्हें वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।